आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का आपका मॉर्निंग शिफ्ट का जिसका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन दिखने वाले हैं। कुछ इस तरह से जो है आपका पेपर आया था। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, साथ ही मैं आपको आंसर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे सामान्य निर्देश जो दिए गए और टाइम दिया गया है सब मैंने आपको पहले ही बता रखा है और वही रहता ही है। ठीक है, यहाँ पे 40 नंबर का ये आपका जो है पेपर था। सामान्य निर्देश में यह 4 खंडों में विभाजित था आपका। ठीक है, 4 सेक्शन थे। पहला सेक्शन था उसमें 1 से लेकर 4 तक जितने क्वेश्चन थे वो 3 अंक के थे। वहीं दूसरे सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 5 से 7 तक जो क्वेश्चन थे वो 6 नंबर वाले थे। और 8वां और 9वां क्वेश्चन आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन था जो 4 अंक का था। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेक्शन आपका डी होगा, लास्ट सेक्शन। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित था। ठीक है, 2 अंक के क्वेश्चन थे मानचित्र वाले। तो ये आपका कुछ इस तरह से पेपर है। यहाँ पे आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पेपर पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ से आपका सेक्शन ए चालू हो जाता है। सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, आबादकार और नेटिव में अंतर स्पष्ट करें। देखिए पेपर जो है, पेपर आपका ये तो थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, पेपर हार्ड आया था थोड़ा आपका। जो मेनली अभी तक जो भी पेपर आए बहुत ईजी है, लेकिन हिस्ट्री का पेपर थोड़ा आपका हार्ड आ गया। आबादकार और नेटिव में अंतर आपको बताना था, तो यहीं मैं आंसर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आबादकार और नेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा आबादकार और नेटिव। जैसे शेल्टर, इसी को आबादकार कहते हैं। ये शब्द जो है यूज किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए। ठीक है, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इनका प्रयोग करते थे। सेटलर और आबादकार। ठीक है, ये 2 शब्द थे, इसे ही जो है कहते थे सेटलर, आबादकार एक ही है। ठीक है, ये आंसर आपका 1 है यहाँ पे। और इसी का जो अंतर पूछा गया था नेटिव, तो नेटिव जो है क्या था, यहाँ दूसरा देखेंगे आप तो नेटिव पूछा गया। तो नेटिव देख लेते। नेटिव है आपका ऐसे व्यक्ति जो अपने मौजूदा स्थान पर ही पैदा होते हैं और वहीं से रह रहे। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद जो है यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदे के लिए जो है प्रयोग होता था। तो यहाँ पे जो है आप इसका आंसर भी आपका हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिकरण में नहर परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है। देखिए नहर परिवहन से मेनली आप देखेंगे क्या होगा, पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, पैसा कम खर्च होगा, बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते थे। यहाँ पे मैं आंसर दिखा दूं, अगर आपकी जो बुक में लिखा हुआ है उस तरह से, तो यहाँ पे बोला गया प्रारंभ में नहरें जो है केवल कोयले को शहर तक ले जाने के लिए बनाई गई। इसका कारण यह था कि कोयले को उसके परिमाण और भार के कारण सड़क मार्ग से ले जाने में समय बहुत लगता था। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट क्या हो गया, समय में जो है इनको मतलब समय कम लगता था। अगर नहर से हम किसी जगह जाते तो उस पर खर्च भी बहुत अधिक आता था पहले। जो अगर ये रास्ते से जाते थे, सड़क मार्ग से जाते थे, तो जबकि जो है उसे भरकर नहरों के रास्ते ले जाने में समय और खर्च दोनों ही कम लगते थे। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक ऊर्जा के लिए और शहरों में घर गर्म करने या उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग जो है बढ़ती रहती थी, इसलिए जो है इनको ले जाना ले आना लगा रहता था। इंग्लैंड में पहली जो नहर थी वर्सलई कैनाल 1761 में जेम्स बिंडली 1716 से 1772 द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि उसके जरिए वर्सले यानी मैनचेस्टर के पास जो है कि कोयला के भंडारों को शहर तक जो है कोयला ले जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत भी घटकर आधी हो जाती है। तो नहरों के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो है आप जा सकते हैं और साथ ही पैसा कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो कोयले थी उनमें भी कीमत घट गई थी, तो ये फायदा हुआ इनको। जो औद्योगिकरण में जो है नहर के जो आपके परिवहन जो थे उसके लाभ क्या थे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पूछा गया है 1960-70 के दशक में बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से जापान के समक्ष कौन सी चुनौती आई और जापान ने इसका सामना कैसे किया। तो इसके आंसर की बात करें, तीसरे का है आंसर, तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया, यहाँ आपका तीसरे का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 1960 के दशक में नागरिक समाज आंदोलन का विकास हुआ। बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का विरोध किया गया। आगे है इसके पॉइंट में अरगजी का जहां,
इसके चलते जो बड़े ही कष्टप्रद बीमारी होती थी, एक आरंभिक सूचक था। इसके बाद जो है 1960 के दशक में मिनामाता में पारे के जहां के फैलने का जो है 1970 के दशक में के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण से भी समस्याएं जन्मी। ठीक है, जमीनी स्तरों पर जो है दबाव बनाने वाले गुटों ने इन समस्या को पहचानने और साथ ही हताहतों के लिए जो है मुआवजा देने की मांग की। सरकारी कार्रवाई और नए कानूनों से स्थिति जो है बेहतर होती है। फिर 1980 के दशक के माध्यम से जो है पर्यावरण संबंधी विषयों में लोगों की जो दिलचस्पी है वो घटी, क्योंकि 1990 तक आते आते जापान में विश्व के कुछ जो है यहाँ पे जो है इसके आगे भी आएगा, लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ तक आप लिख लेना। वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको ज्यादा पॉइंट बता दिए। ठीक है, तो कोई इनमें से आपने लिखा होगा तो आपका ठीक होगा। आगे ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, इसी का जो है अथवा भी आपका दिया गया है। अथवे में क्या है क्वेश्चन, तो अथवे में दिया गया है आपका चीन के आरंभिक सुधारकों कांग युवेई या लियांग किचाओ ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या प्रयत्न किया। व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई इन्होंने। दूसरा पॉइंट है संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी जो इन्होंने गठन किया। चीन की जो उपनिवेशीकरण को बचाने की जरूरत भी महसूस की। विचारक लियांग किचाओ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन जो है पश्चिम का जो है विरोध कर सकता है। ठीक है, आगे जो है लोगों को नए विषयों में जो है प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा ताकि वे जो है नए विचार सीखकर वापस आए। और 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी जो है पढ़ने के लिए जापान गए और वे न केवल विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की भी स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, तीसरे का अथवा है आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। मैंने ज्यादा पॉइंट इसलिए बताए ताकि बच्चे कोई भी पॉइंट लिख के आए हो, कोई 3 भी लिख के आए हो तो भी उनका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है आपका चौथा है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से जो है स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या पड़ा उनका। तो देखिए यहाँ पे इसका औद्योगिक क्रांति ने जो है उच्च वर्ग की यानी अमीर जो महिलाएं थी उनका जीवन तो बहुत अच्छा था, सुविधापूर्ण था। लेकिन वही दूसरी तरफ देखे तो इसके विपरीत निम्न वर्ग की जो महिलाएं थी उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। पुरुषों की अपेक्षा जो महिला को कम जो है वेतन या मजदूरी दिया जाता था। महिलाओं को जो है काम की निम्नतर परिस्थितियों में भी करना पड़ता था, मतलब बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी महिला को काम करना पड़ता था। काम की अस्वस्थ परिस्थितियों के कारण जो है महिला को स्वास्थ्य संबंधी जो है बीमारियां भी होती थी, अनेक बीमारी होती थी। ठीक है, समस्याओं का सामना करना पड़ता था और महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इसका आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे है अगला जो सेक्शन आ जाता है, यहाँ से आपका सेक्शन ए पूरा खत्म हो जाता है। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन आपका जो बी आता है, इसमें 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है मानवतावादियों द्वारा प्रस्तुत मनुष्य की नई अवधारणा की व्याख्या करना है। प्रस्तुत मनुष्य की नई अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में एक टॉपिक था तो वहां से मैंने ये आंसर देखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, संस्कृति की विशेषता में से एक था मानव जीवन का धर्म पर जो है धर्म का जो नियंत्रण है कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बारबारो 1390 से 1454 ने अपनी एक पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। ठीक है, आगे इसमें और भी पॉइंट्स है। लोरेंजो वल्ला, ठीक है, विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधता की आलोचना की। ठीक है, निषेधाज्ञा, ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा गलत लिख गया है, निषेधा की आलोचना की है। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किस में दक्षता हासिल जो है करनी चाहिए, इनके जो है पता चल गया था। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ जो है छोड़कर अन्य कई माध्यम से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास से के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है,
जो कि 3 भिन्न वर्गों समाज जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था के विरुद्ध गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका 5वें का इस तरह से पॉइंट है, आपकी किताब से लिया गया ये, तो कुछ इस तरह से आपको आंसर लिखना था इसका। ठीक है, आगे आएंगे इसी के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पूछा गया चीन में जो है सन यात सेन के योगदानों के बारे में बताना है 6 नंबर में। तो इनके 3 सिद्धांत तो ऑलरेडी आपको बताए गए थे, इनमें ये भी डालना था। तो जैसे हम इनके देखते हैं क्या क्या इनका योगदान रहा। तो 1911 में मानचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की। वह निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, वह गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वह चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत यानी सन मिन चुई या सन यात सेन के नाम से जो है जाना जाता है। ये 3 सिद्धांत राष्ट्रवाद, ठीक है, इसका अर्थ क्या था, मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, उनको क्या है, उनकी सत्ता से हटाना था। साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, जैसे गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना। दूसरा, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व को बराबरी में लाए। तो ये तो 3 सिद्धांत थे इसके, इन्होंने ये भी दिए। साथ ही इन्होंने आगे जो बताया है, सामाजिक और राजनीतिक हालात डावाडोल बने रहे और 4 मई 1919 में जो है बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का जो है सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले। यह विरोध जो है आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को जो है भगाने, असमानता हटाने और गरीबी कम करने का इन्होंने नारा दिया। आगे भी है इसमें, उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, जो है पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए जो है आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। अगला पॉइंट है, गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू होता है। फिर कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्ष जो है 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। ये जो है संघर्ष किया गया और 2 ताकतों के रूप में ये उभर के निकल जाती है। कुछ इस तरह से जो सन यात सेन के बारे में आपको लिखना था, उनका क्या योगदान रहा, उनके 3 सिद्धांत तो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने ही थे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इसी के 8वें में पूछा गया आपसे, यहाँ पे और करके पूछा गया है, राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर जो है निर्मित होनी चाहिए। जापान के पश्चिमीकरण और परंपरा के संदर्भ में उस कथन की जो है आलोचनात्मक विवेचना करनी है आपको। तो यहाँ पे देखें तो हम जापान के पश्चिमीकरण की आलोचनात्मक जो है विश्लेषण करना है। तो पहले इसी का और में सबसे पहला पॉइंट आएगा, अगली पीढ़ी ने पश्चिमी विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करने पर सवाल उठाए और कहा कि राष्ट्रीय गर्व देसी मूल्यों पर निर्मित होने चाहिए। दर्शन शास्त्री मियाके सेतुस्रे ने तर्क पेश किया कि विश्व सभ्यता में हित में हर राष्ट्र को अपनी खास हुनर का जो है विकास करना चाहिए। जापान को अपने देश के लिए समर्पित करना, अपने को विश्व को जो है समर्पित करना है। इसकी तुलना में जो है बहुत सी बुद्धिजीवी आएगा यहाँ पे, पश्चिमी उदारवाद की एक जो तरफ आकर्षित थे और वे चाहते थे कि जापान अपना आधार सेना की बजाय जो है लोकतंत्र पर बनाए। आगे जो पॉइंट है इसके 5वां है, संवैधानिक सरकार की मांग करने वाले जननादी अधिकारों के आंदोलन के नेता उएकी एमोरी फ्रांसीसी क्रांति में मानवों के प्राकृतिक अधिकार और जन प्रभुसत्ता की सिद्धांत के प्रशंसक थे। और छठा है, वे उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित कर सके। व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज थी आजादी। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है कुछ दूसरे लोगों ने तो महिलाओं के मताधिकार की भी सिफारिश की थी और उपरोक्त दबाव ने सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य कर दिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 6 नंबर का इन दोनों का अथवा मैंने आपको दोनों बता दिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे।
क्वेश्चन नंबर 7वां है, 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए व्यवहार का वर्णन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ जो है उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए व्यवहार आपको बताने हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका आंसर देखेंगे हम। यहाँ पे इसका आंसर है, देखिए किताब से लिया गया सारा आंसर आपका। तो मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे, थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा शुरुआत से आपको बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो इसको हम 6 नंबर में शुरुआत से थोड़ा बताते हैं। मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जो है जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे वह उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। दूसरी ओर अमेरिका सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए जो है मछली और रोएदार खाल माल थे, जिन्हें उन्हें जो है मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना था। इन बेची जाने वाली चीजों के दाम जो है दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे, ठीक है। फिर जो है मूल निवासी इसे समझ नहीं सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, वो नहीं जानते थे। उनके लिए तो यह सब पहेली की तरह था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीजों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते थे और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी दुखी हो जाते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल होने के लिए उन्होंने सैकड़ों उद्बिलावों को हलाल किया था और मूल बासिंदे को काफी काफी विचलित थे। देखिए, आप मैं इसको थोड़ा हिस्ट्री से बता रहा हूँ तो काफी बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मेनली आपको इसमें लिखना क्या था, अगर मैं इजीली बता दूं किस प्रकार का व्यवहार करते थे, तो धीरे धीरे जो है उनकी जमीनों को कब्जा कर लेते थे, ठीक है। पैसे देकर खरीद लिया करते थे, नहीं कर देते थे तो युद्ध देकर जो उन्हें धीरे धीरे जो है उनकी ही जमीन से जो है धीरे धीरे हटा दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अगर मैं नीचे की तरफ आपको ले जाऊं, यहाँ पे देखेंगे आप मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीजें आती थी। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थी। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह जो है मक्का खेत उभरते थे। मतलब वे बहुत असभ्य मानते थे इन सभी लोगों को, और कुछ इस तरह से जो इनके साथ व्यवहार किया जाता था, ठीक है। इनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता था, इनको इनकी जमीन से ही बेदखल किया गया धीरे करके। अगला जो और पूछा गया, यूरोपीय लोगों के आने से पहले उत्तरी अमेरिका की मूल निवासियों की जीवन शैली कैसी थी। तो यहाँ पे इसका आंसर बहुत, ये वाला क्वेश्चन इजी था कि इनके साथ किस प्रकार का जो मतलब इनकी विशेषता एक तरह से बतानी है आपको। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार जो है फैले, भूमि सेतु के रास्ते एशिया आए, नदी घाटी के साथ साथ बने गांव में समूह बनाकर रहते थे, मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मकई ये उगाते थे। अनेक भाषाएं ये बोली जाती थी यहाँ पर, और परंतु ये लिखा नहीं करते थे। औद्योगिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करते थे। तो ये इनकी जो है विशेषताएं आपको लगभग बतानी है, ठीक है। जीवन शैली उनकी विशेषताएं एक तरह से हो जाती है, तो ये आपको बताना था। तो यहाँ पे ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन सी आता है केस बेस्ड क्वेश्चन वाला, तो ये वाला जो है आपका इजी था, बहुत इजी था ये तो। या इस पेपर में अगर मैं बोलूँ तो क्वेश्चन पेपर तो हार्ड था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके इजी थे क्योंकि आंसर्स आपको तुरंत ही मिल जा रहा होगा इसमें से। जैसे पहला पूछा गया 8.1, उपरोक्त विवरण किस पुस्तक से लिया गया है। तो यहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, किस पुस्तक से लिया गया है, ग्रंथ दी प्रिंस, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। आगे देखेंगे इसका जो है मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण क्यों रह जाती है, यहाँ मतलब पूरी नहीं हो पाती है, क्यों। तो यहाँ पे आपको जो है इसका भी आंसर मिल जाएगा कि मनुष्य की जो इच्छा है वह अपूर्ण रह जाती है, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी में जो आगे देखेंगे निकोलो मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं, ये आपको बताना है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में आपको बताना है इसमें कि वो क्या लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर भी आपको जो अगर इसमें देखेंगे तो आप मिल जाएगा आपको। अगर आप इससे पैसेज आपने कर ही लिया होगा, पैसेज इतना हार्ड नहीं था पैसेज, ठीक है। तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। आगे आते हम, अगर इसकी बात करें, और यहाँ पे ये आपका ये वाला पैसेज आप कर ही लेंगे, इसी में से सारा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा आंसर इसी में मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको लिख के अलग से नहीं बताया। बाकी ये जो अगला पैसेज है, अगला पैसेज कुछ इस तरह से, औद्योगिकरण का सबसे कठोर समकालीन आलोचक कौन था। तो इसका आंसर तो आपको जो है इसी में मिल जाएगा। आलोचक कौन था, चार्ल्स डिकन्स, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो है उपरोक्त उद्धरण में किस काल्पनिक नगर के माध्यम से औद्योगिकरण के दुष्परिणामों की आलोचना की गई।
तो आपको नगर बताना है तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कोक टाउन, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसमें जो है आपको तीसरा जो बताना था, औद्योगिकरण के किन्हीं 2 दुष्प्रभावों को बताना है इस पैसेज में से। तो 2 प्रभाव क्या थे? तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब बहुत सारी, जैसे यहाँ पे ये है मशीनों और उन लंबे गगनचुंबी चिमनियों का शहर जिनमें धुएं और सांपों की अटूट पंक्तियां कभी कुंडलित न होकर लगातार निकलती रहती थी। इस नगर में एक कालो नहर थी और एक नदी भी थी जिसका पानी बदबूदार रंजक गंदगी से भरकर बैंगनी रंग का हो गया। तो औद्योगिकरण के कारण हुआ ये, ठीक है। नदियां बहुत दूषित हो गई, खराब हो गई। और देखिए वहां ढेरों इमारतें थी जो उनके भीतर चलने वाली मशीन होती थी, उनके कारण हमेशा जो है कांपती रहती थी और उनकी खिड़कियां हमेशा खड़कती रहती थी, ठीक है। तो ये सारे 2 पॉइंट आप इसके अंदर डाल देंगे, ये आपका हो जाएगा इसके प्रभाव, ठीक है। और मैप के लिए मैं आपको बता दूं, मैप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको ऑलरेडी करवाया था कुछ इस तरह से। और ऑस्ट्रेलिया में आपको ये पूछ सकता है या तो कोई भी पूछा होगा यहाँ पे, ये मैंने आपको पहले ही जो है पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड जो भी पूछा हो, क्योंकि बच्चों ने मैप तो दे दिया होगा और यहाँ पे जो है दिखा भी नहीं रहा है, ठीक है, क्वेश्चन भी नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ तक आपका पूरा पेपर हो जाता है सॉल्व। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपके आंसर्स आपको लिखने थे पेपर में। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन और ये आपका जो है लास्ट पेपर था। तो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, फिर उसके बाद जो है जल्दी आपको 12th की जो है तैयारी करनी होगी, क्योंकि 12th ऐसा बोर्ड है कि आपको उसके नंबर बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। वही आपका जो है आगे कॉलेज चूज करेगा, तो उसके लिए आपको 12th में ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये तो आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा जैसे तैसे, उसके बाद 12th की अच्छे से तैयारी करना, उसमें आपको अच्छे नंबर लाने, वो बोर्ड का पेपर होता है, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का भी पूरा पेपर सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे राइट साइड आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।